हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारे यहाँ पे 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास से हम लोग देखें भू आकृति और उनका विकास। तो कल हम बहुत सारी भू आकृति और उनके विकास पर हम लोग बात कर चुके थे। कल हमने जल अपर्दन से बनने वाली आकृतियां और उसके बाद जल निक्षेपण से बनने वाली जो आकृतियां हैं उनको हमने देखा। तो कल हम देख रहे थे ग्राउंड वाटर से जो आकृति आपकी बनी है, वो आकृति किस प्रकार की है, अपरदित क्षेत्र कैसे हैं, रंध्र होल क्या है, इन पर आप इन सब चीजों पर हम एक एक करके हम आपस में बात करें। ठीक है, और इन सबको हम लोग मिलकर देखेंगे कि किस किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं, कैसे कुछ है। चलिए, तो आप लोगों ने कितना आपका रिवीजन किया है, चलिए देख लें। आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम देख रहे हैं एक एक करके कि कंदराएं क्या हैं, केव्स किसे कहते हैं, और स्टेलाइट क्वाइट्स क्या है, सबको हम लोग आपका देख रहे थे। और स्टेमेगाइट क्या है, तो आपने कल देख लिया था कि जो ऊपर की तरफ से आपका जमे हुए जो गुफा में चूना होता है वो क्या है, स्टेक्वाइट्स, और जो नीचे से होता है मैगीमाइट। क्लियर है, ये आपने देख लिया। पहले ऐसे कुछ रंध्र होते हैं हल्के हल्के छोटे छोटे, फिर वो आपके बड़े हो जाते हैं और बीच में वो टूट कर दीवार गिर जाती है और आर पार का रास्ता बन जाता है। अगर गुफा आर पार हो गई तो उसको सुरंग कह देंगे, नहीं हुई तो जहाँ चूना पत्थर और आपका जो और बहुत सारी परत रेत बालू या अफसन चट्टान का होता है उनको काटने के बाद जो स्थिति बन जाती है उसको बात कर देखिए। क्लियर है, और इन सब पर हम लोग बात करें। ठीक है, अब देखिए, स्टेलाइट विभिन्न मोटाई के टकरे स्तंभ होते हैं जो आकार में कदराओं और गुफा के छत के मोटे पास होते हैं। अंत में छोर पर पतले हो जाते हैं और एक अनेक आकार दिखाई देते हैं। और स्टेमेलाइट कदराओं को स्पर्श स्पर्श की ओर बढ़ते हैं और वास्तव में सेडिमेंट कदराओं की छत धरातल पर टपकने चूना मिश्रित जल से बनती हैं। ये स्ट्रिकोलाइट ठीक पतले नीचे आकृति के होते हैं। स्टेमेलाइट एक स्तंभ पर आपका चट्टान तसीनुमा आकार या समतल के क्रोडकुमा गड्ढे में विकसित होते हैं, जो मोटाई आपको सेलेमाइट और सैलिकॉइड से मिलने के स्तंभ और कदराओं का स्तंभ बनते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी कि वो कदराएं बनती कैसे हैं। एक स्तंभ है, दस्तीनुमा आकार है, उसी आकार को देखकर ये सारी चूने जो हैं चीजें बनती है। क्लियर है, और आप जानते हैं कि कास्ट प्रदेश में कुछ अपेक्षित छोटे स्थल के रूप में आकृतियां पाई जाती हैं जिन्हें स्थानों के नाम से पुकारा जाता है। कैसे हैं, उन स्थानों के नाम को हम जानते हैं। अभी आपने देखा है कि कौन कौन से वो नाम हैं, कौन कौन से वो प्रकार हैं जो उनके नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए देख लिया आप लोगों ने। अब बात कर रहे हैं इससे आगे। तो आप देख चुके हैं कास्ट प्रदेश हैं, किन किन नाम से जानते हैं बताइए। तो कल आपने कास्ट जो बहुत सारे चूने वाले क्षेत्र हैं, रंध्र हैं, गुफा हैं, होल हैं, उनको आपने देखा था। क्लियर है, और आप उनको पढ़ रहे थे। तो कास्ट आकृति वाले जो क्षेत्र थे आप उनको देख रहे थे। यह नाम एडियाटिक सागर में स्थित कास्ट बालकल क्षेत्र में उपस्थित था। अपर्दन निक्षेपण से बड़े थे, जिनको हम क्या कहते हैं, कास्ट टॉपोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ये आपने देखा कौन कौन क्षेत्र उसमें बन रहे थे। थोड़ा आप इसमें और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, इतना बड़ा टफ कोई चीज है नहीं। बात करते हैं हिमनद। तो अभी तो हमने पहली कंडीशन क्या देखी, जो जल है, जल से अपर्दन, अपर्दन से कुछ आकृति बन रही है। दूसरा है निक्षेपण, निक्षेपण की आकृति को हमने देख लिया। अब हम इसमें देख रहे हैं हिमनद। हिमनद, और हिमनद में भी दो प्रकार होंगे, एक होगा अपर्दन और दूसरा होगा निक्षेपण। तो हम इन दोनों प्रकार को भी देखेंगे, अपर्दन और निक्षेपण का दोनों प्रकार। चलिए देख लिया। हिमानी पर परत के रूप में हिम प्रभा और पर्वत ढालों और घाटियों और रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम सहित
देख लिया। अब देखिए, पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रभा, पर्वतीय ढाल, घाटी, रेख, हिम शांति, हिमनद और कैसे हैं, हिमनद कहते हैं। अगर आप देखेंगे पृथ्वी के ऊपर परत के रूप में, जैसे पृथ्वी है, इसके ऊपर बहुत सारी बर्फ जमी होती है। आप देखते हैं ये क्या है, ये हिमनद है, जो आपके पर्वतीय ढाल की घाटियों के रेखे रेखे मतलब तो सीधे रूप में बहते हिमनद खंड है। और महाद्वीप हिमनद और गिरिपाद हिमनद है। ये वृत्त समतल वाले क्षेत्र में परत के रूप में फैले हुए हैं और ये घाटी हिमनद में है, वहां पर्वतीय ढालों में बहते हैं। और प्रवाही जल की प्रवाह हिमनद प्रवाह में बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर में से कम में से कम होकर कुछ मीटर में प्रवाहित हो सकता है। मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गतिमान हो सकते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके प्रति गतिमान हो सकते हैं। हमारे देश में अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों में बहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर प्रदेश के कुछ अन्य भाग में देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमालय का अद्वैत भाग गोमुख से है और अलकनंदा का उद्गम अलकापुरी से हिमनद से है। तो अलकनंदा कहां से बह रही है, आपका अलकापुरी हिमनद से। और देवप्रयाग के निकट आलंदा और नालंदा व भागीरथी से मिलने का यह गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में आके अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है। ऐसे आती है भागीरथी, या आती है अलकनंदा, दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में। और इसके बाद गंगा बहती है, फिर ऋषिकेश में गंगा प्रवेश करती है। ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से बिजनौर और बिजनौर से हापुड़गढ़ वगैरह ये होते ऐसे आगे फ्लो कर जाते। ठीक है। हिमनद को प्रबल अपर्दन होता है, जिसके कारण उनके भार में उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा आकर्षक चट्टानें और गोलसंखाइंड और इसके तल के साथ घसीटे जाते हैं इसके किनारे पर। अपघर्षण और घर्षण के द्वारा ही अत्यधिक अपर्दन हिमनद और अपक्षय चट्टानों का प्रभावशाली अपर्दन कहते हैं, जिन्हें ऊंचे पर्वत, खाई, मैदान और में इन सब में आपका परिवर्तित यानी कि जो चेंज है वो आपका किया जाता है। क्लियर है। हिमनद के लगातार संचलन होने से हिमनद मलबा हटता है, विभाजक नीचे हो जाते हैं और कालांतर में ढाल निम्न हो जाते हैं। ढाल कैसे निम्न, हिमनद का संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियां और निक्षेपित स्थलाकृति वाला एक हिमानी धोत रखा जाता है। हिमानी धोत रह जाता है। चित्र 7.12 और 7.13 हिमनद के अपर्दन व निक्षेपण से निम्न स्थल आकृति को दर्शाया गया है। अब इतना सब कुछ छोड़िए, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ। भाई बर्फ है, बर्फ जो बर्फ के बड़े टुकड़े हैं पहाड़ जैसे बहुत रूप में बहते हैं, उनको क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। क्लियर है। बर्फ का जमा हुआ खंड वही हिमनद है। अगर जब वो किसी स्थान से बहेगा तो कुछ अपने साथ कटाव छटाव भी करेगा, काट के ले जाएगा, तोड़ के ले जाएगा। तो जो आकृति ऐसी थी हो सके वो आपकी समतल हो जाए, समतल थी हो सके पापक गड्ढा बन जाए या कोई और आकृति, यानी कि अपर्दन करते हुए भी वो आकृति का निक्षेप आपका निर्माण करेगा। और जहां पर अपने साथ जो हिमनद मलबा लेके जा रहा है उसको कहीं जमाएगा, उससे भी कोई डेविटेशन से कुछ आपका निर्माण करेगा। क्लियर है। तो हिमानी से अपर्दन और निक्षेपण दोनों तरह की आकृतियां बनती है। अब देखिए, अब आकृति बननी है, वो कौन कौन सी आकृति बनती है आप उनको देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे सर्क आकृति बनेगी, कॉल्ग बनेगी, सुरंग बनेगी, ठीक है, आरेत बनेगी, निलंबित घाटी बनेगी, ठीक है, वार्षिक हिमजलोढ़ बनेगा, मध्य हिमजलोढ़ बनेगा। तो ये सारे ऐसे प्रोसेस और प्रक्रिया हैं जो आपको इसमें दिखाई देगी। ठीक है। और क्या बनेगा, रूपिंड बनेगा। क्या बनेगा, रूपिंड। और दूसरा देखिए, और अगर जमा रहे हैं तो हिमनद एस्कर मैदान बनाएगी, डालमिन बनाएगी। ये कैसे है, ये आपके निक्षेपण से एस्कर ऐसे उठा हुआ फिर नीचे, डालमिन यानी कि ढाल जैसा बना देगी। क्लियर है। एस्कर मैदान यानी कि इस तरह झुके हुए, डालमिन मतलब आप इस प्रकार के। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे मैदानों का निर्माण करेगी। तो निक्षेपण और अपर्दन दोनों प्रकार से चीजें हमको देखने के लिए मिलती है और इनको हम लोग आपका देखते भी हैं। क्लियर है। ठीक। और इन सब चीजों पर बड़ा एक अच्छा इंपैक्ट आपका पड़ता है। अब देखिए, सर्क हिमानीकृत पर्वतीय भागों में
हिमानी द्वारा उत्पादित रंध्रहोल को सर्क यानी कि सर्वाधिक महत्व है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर होते हैं। सर्क मतलब होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं सर्क। हिमनद घाटियों के क्या होते हैं, शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्र यानी इकट्ठा हिमनद पर्वतीय क्षेत्र के नीचे आई हुई सर्क को काट देती है। मान लीजिए कुछ मतलब कोई इतना बड़ा पहाड़ है, वो उसके नीचे से काट के उसको ले जाती है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि एकत्र हिम पर्वत क्षेत्र के नीचे आती हुई सर्क को काट देती है। सर्क गहरे लंबे चौड़े गर्त जिनकी दीवार दीप और खड़ी सीधी अवतल वाली होती है। इस तरीके से ये हमको देखने के लिए मिलती है। क्लियर है सर्क। अब ये क्षेत्र है सर्क का। अब ये क्षेत्र था, अब इसको नीचे से पूरा काट कर आपका ले गई। मान लीजिए ये पदार्थ ये क्षेत्र था, इसको यहां से काट दिया नीचे से और इधर ले गई, तो ये क्या बना है, ये सर्क की आकृति का निर्माण आपका होता है। हिमनद के पिघलने पर जल से भारी झील से प्राप्त गर्त को आपका देखने को मिलता है। इन झीलों को सर्क या टन झील कहते हैं। क्या मिलते हैं, सर्क या झील। अब मान लीजिए कोई क्षेत्र था, अब उसको उन्होंने काट दिया, अब काट के ले गए तो यहाँ गहरा गड्ढा सा बना दिया, फिर वो उसे कहीं आगे ले जाएगी। तो ये जो क्षेत्र बना, मान लीजिए कोई पहाड़ था, उसका उनने बीच का हिस्सा काट दिया, इतना बीच का हिस्सा, तो ये क्या बनेगा, गड्ढा नुमा बन जाएगा ना। तो यही सर्क है। ठीक है, इससे क्या बनती है, सर्क। इसे सर्क या टन झील भी कहते हैं। कैसी होती है, टर्न झील। तो आपसे पूछ लिया जाए कि टर्न झील और सर्क किसकी अपर्दन आकृति से बनती है, या निम्न में से कौन सी आकृति हिमानीकृत अपर्दन से बनती है, तो उसमें आंसर अगर सर्क है तो आप कह सकते हैं सर्क। केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे डेफिनेशन के रूप में बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है आपको। अभी तो आप इस क्लास में, लेकिन आप भविष्य में और बड़ी क्लास में जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि झील का जो हिमनद का ऊपर का पार्ट है, ये चोंच है, मान लीजिए इस तरीके का बना हुआ है, ये इस तरीके का बना हुआ है पूरा पार्ट, या ऐसे है। अब ये इतना पूरा हिस्सा इसके नीचे से निकाल कर वो आपका ले गए, तो यहाँ गर्त बना दिया। यही गर्त है आपका सर्क झील, या इन सब झीलों के रूप में हम इसका नाम आपका देखते हैं, यह हमको नाम मिलता है। ठीक, आपस में मिले दो या दो से अधिक सर्क, एक या दो से अधिक सर्क सीढ़ी नुमा क्रम होता है। भाई मान लीजिए यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट कर दिया, फिर यहाँ कट कर दिया, तो ये क्या बन गया, सीढ़ी नुमा बन गया। ठीक, अब ऐसे ये हॉर्न, इसको हम बावगिरी सिंगार या सिंडिकेट कटक कहते हैं। इनको अच्छा देखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर गूगल करिए और उन आकृति को घेरिए, तो उनके 3D इमेज क्लियर है आपको मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए आपको सर्क क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है, सर्क के शीर्ष पर, अब सर्क का जो शीर्ष है, सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से, अब जो सर्क का शीर्ष है वो तो अपर्दन हो गया, क्लियर हो गया, निर्मित होते हैं। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये सर्क था, अब ये सर्क को इतना काट दिया, तो अब सर्क आज क्या बना होगा, इस तरीके का हो गया होगा, या ऐसे हो जाए, या मान लीजिए ये हो गया, इस आकृति में हो गया, जो इस नुमा था वो ऐसा कुछ हो गया। ठीक, 3 या 3 से अधिक सर्क शीर्ष अपर्दन होने से हॉर्न निर्माण होता है। यदि 3 या 3 से अधिक विकर्ण हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रहे जब तक उनके तल आपस में ना मिल जाए। ऐसा हो गया कि जो सर्क का शीर्ष है उसका जो अपर्दन है हॉर्न का निर्माण करेगा। 3 या 3 से अधिक हिमनद निरंतर शीर्ष पर जब तक अपर्दन जारी रहे जब तक कि उसमें तल आपस में ना मिल जाए। ठीक, उसके किनारे वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है। अब सर्क मिलने हैं तो आपस में क्या होगा, नुकीली चोटी, हॉर्न कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, हॉर्न। दोबारा समझिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। अभी फिर इसका हम इसका भी देखेंगे इमेज। देखिए, सर्क के शीर्ष का अपर्दन होने से, सर्क का शीर्ष का अपर्दन हो चुका है, कट चुका है, स्थिति बन चुकी है टन झील, जो झील की हम अभी आपका बात कर रहे थे, सर्क झील या टन झील जो आपका बन गई है। क्लियर है। अब देखिए, 3 या 3 से अधिक विनिर्मित हिमनद निरंतर, अगर कोई 3 बड़े हिमनद निरंतर
शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखे जब तक उसका तल आपस में ना मिल जाए। यानी कि ऐसा हिमनद आए जो कंटिन्यू उस शीर्ष को उसके बिल्कुल नीचे तक ना मिला दे, तो एक तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है। अब मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। अब मान लीजिए ये, अब इसमें क्या हुआ, इनका तो हो गया अपर्दन। अब ये क्या बचा है, क्या ये नुकीला नहीं बचा है? देखिए, तो चोटी नुकीली का निर्माण होता है जिन्हें हॉर्न कहलाते हैं। ये क्या कहलाएगी? ये हॉर्न कहलाएगी। शायद पहले उसकी वजह से नहीं थी, लेकिन अब क्या बन गई? हॉर्न कहलाएगी। लगातार अपर्दन से सर के दोनों तरफ तंग दीवार होती है। कैसी होती है? एक नैरो दीवार आती है, और इसका आकार कंघी या आरी के आकार के समान होता है। जैसे कंघी होती है, जैसे मान लीजिए ये है, ये कट गया, ऐसे हो जाती है, समान होती है, जिसे हम आरेत कहते हैं। क्या कहते हैं? आरेत। इसका ऊपरी भाग नुकीला और बाह्य भाग आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसे खड़ा है, दरार खड़ा है और निरंतर आप कट करेगा। अब मान लीजिए यही खड़ा रह गया, इसमें निरंतर कट होगा तो कुछ कट जाएगा, कुछ ऐसे बच जाएगा, क्योंकि जो सॉफ्ट चट्टाने होंगी वो आपकी कट जाएंगी, जो हार्ड रॉक्स होंगी वो आपका नहीं कटेंगी। तो ऐसे ही क्या बनता है? आरेत मतलब कंघीनुमा। और कंघीनुमा स्थिति कब बनती है? जब पहले हॉर्न बनता है, सॉरी श्रृंक बनता है, श्रृंक के बाद हॉर्न बनता है, हॉर्न का जब कटिंग होती है तो वही आरेत का रूप लेती है, यानी कि जो आप कंघी जैसा है उसी के रूप में वो आपका हमको देखने की मिलती है और टेढ़ी मेढ़ी होती है। अब थोड़ा सा आरेत अगर मैं इसमें इमेज में है तो मैं आपको दिखा सकूं, नहीं इसमें आरेत नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कल इमेज ला कैसे, ठीक है। अब देखिए, अल्पस पर्वत का सबसे ऊंचा मैंटरहॉर्न और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वास्तव में हॉर्न सर्ग शीर्ष से अपर्दन निर्मित है। कह रहे अगर आप देखेंगे जो अल्पस पर्वत है उसकी जो ऊंची और मोटी मैंटरहॉर्न है, और हिमालय जो पर्वत की ऊंची चोटी है जिसको हम एवरेस्ट या वास्तव में हॉर्न कहते हैं, जो सर्ग के शीर्ष के अपर्दन से निर्मित है। आपको जो हॉर्न बना है वो किससे बना है? सर्ग के शीर्ष के अपर्दन से। उसकी साइड वाली चीजों का क्या कर दिया? जो हिम्मत थी, मान लीजिए ये था, अब इसके बगल में था, अब ये वाला साइड काट के ले गया पूरा। अब हुआ क्या? ये चीज था, अब ये पूरा हो गया अपर्दन। अब ये अपर्दन हो गया तो बचा क्या? तो अब तो देखिए ढाल बच गया है। तो ये जो शीश बना है इसके कारण ये बना है, शायद ये पहले ना बनता इतना। क्लियर है? ये बना किसके कारण है? सर कटा है तो ही क्या बनाया वहां आपका? हॉर्न बना है। ठीक, तो इस तरीके से भी हमारी स्थल आकृति जो है वो आपका बनती है। क्लियर है? इनको हम देख सकते हैं। वैसे क्या बनी हमारी स्थल आकृति। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो आपने देख लिया। अब हिमनद घाटी, और जब हिमनद का कोई बड़ा मतलब जो अगर बर्फ का खंड किसी क्षेत्र से निकलेगा तो वो हिमनद बनाएगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, प्रिया घाटी किससे बनी थी? नदी जल अपर्दन से। और यू आकार की घाटी किससे बनेगी? हिमानी अपर्दन से। इतना आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए, हिमनद घाटी किसकी बात कर रहे हैं? जो हिमनद है उन घाटियों की हम लोग आपका बात कर रहे हैं कि हिमनद घाटी क्या है। देखिए, हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती है। गर्त मतलब गड्ढे की भांति। हिमानीकृत घाटियां कैसी हैं? गड्ढे की भांति होती हैं। वे आकार में अंग्रेजी के यू अक्षर आकार जैसे सामान की होती हैं, जिनमें तल चौड़े और किनारे चिकने तथा गाढ़े होते हैं। घाटी का मतलब बिखरा होता है और हिम जलोढ़ दलदली रूप में दिखाई देता है। चट्टाने धरातल पर झील भी उभर आती है। ये झीलें घाटी में उपस्थित हिम जलोढ़ से बनती हैं। मुख्य घाटी एक तरफ, दोनों तरफ ऊंची और लटकी हुई घाटी यानी हैंगिंग घाटी कहते हैं। तो देखिए, चट्टाने धरातल पर झील भी उभरती हुई अथवा झील घाटी में उपस्थित हिम जलोढ़ से बनती है। जो मुख्य घाटी एक तरफ, दोनों तरफ में लटकी हुई घाटी कैसी है? हैंगिंग वैली जैसी आपको दिखाई। पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम अगर पढ़ लें थ्योरी को तो हम अगर उसकी इमेज को देख लेते हैं तो पिक्चर साफ हो जाती है। इमेज पर बात करेंगे, थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी है और स्ट्रक्चर बन रहा है, जल्दी समझ नहीं आते हैं। कोई बात नहीं, आज थ्योरी के रूप में पढ़ लेते हैं, कल इसको हम देखेंगे और दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन लटकी घाटी के तल जो मुख्य रूप से घाटी से खुले होते हैं, इनका विभाजक क्षेत्र के कट जाने से त्रिकोण रूप में नजर आते हैं और बहुत गहरे हिमनद गर्तों में
समुद्र जल भर जाता है और तथा जिसमें समुद्री तटरेखा होती है उनको आपको फियोर्ड कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फियोर्ड। अगर आपने फियोर्ड कार का नाम सुना हो तो वो कहां से आया है? वो यहां से आया है। ठीक है, ऐसे ही सब कुछ आपको रोमांचक तत्व आपको पढ़ने को और सीखने को ध्यान को मिले। क्लियर है? तो फियोर्ड का जो मतलब है वो आपको क्लियर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा हम देखते हैं। अब है निक्षेपित स्थल रूप। अब आपने ये तो देख लिया, अपर्दन से देख लिया, सर्क देख लिया, आपने सर्क के साथ आरेख देख लिया, आरक के साथ जो हॉर्न है आपने हॉर्न को भी देख लिया। ये कैसी हैं? ये सारी स्थल और आपकी जो घाटियां हैं, यू आकार की घाटियां, ये बेसिकली हिमनद अपर्दन से ही बनती है। किससे बनती है? जो हिमनद है उसके अपर्दन से। क्लियर है? तो यहां लिख सकते हैं सर्क हो गया, हॉर्न हो गया, सर्क हो गया, हॉर्न हो गया, आरेत हो गया और यू आकार की जो घाटी है वो सब किससे बनती है? हिमनद अपर्दन। अब यहां बात करेंगे डिपोजिशन से। भाई कुछ जमेगा तो कुछ बनेगा, कहते हैं ना जहां जम जाओगे वहीं बन जाओगे। तो ऐसे ही थोड़ा सा इस मटेरियल की बात है, जहां भी जमेगा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा जरूर। पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से भारी व महीन पदार्थ निक्षेपित हिमजोड़ या हिमनद गोलाशय के रूप में जाने जाता है। हो सकता है वो बह जाए या गोल गोल से बन के, जैसे गोल होता है, टर्न हो जाए, कुछ भी बन सकता है। इन निक्षेपक में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले और कम नुकीले आकार वाले होते हैं। हो सकता हो कि नुकीले वाले हो सकता हो नुकीले ना हो। हिमनद के तल और किनारों छोरों पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। अब हिमनद का जो किनारा है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा भाग गया, मान लीजिए कोई इतना बड़ा भाग बहकर गया, यहां से और यहां से क्या निकल सकती हैं? आपके नदियां निकल सकती हैं। क्या कह रहे हैं? हिमनद के तल के किनारों से और छोरों से कुछ सरिताएं। अब जब कुछ इतना बड़ा हिमनद आपका पिघलेगा, सोचिए वो हिमनद जो 2 किलोमीटर लंबा बह के नीचे चला गया, उसमें कितना बर्फ, उसने पानी कितना कैरी किया होगा, तो जब वो वहां पिघलेगा तो पानी तो बनेगा ही। ठीक, तो कुछ मात्रा में सैल मलबा इस पिघले जल के साथ सरिताओं में प्रवाहित हो जाता है। अब जब पानी बह रहा है तो उसके साथ कटेगा, छटेगा और बह जाएगा, और बहने के बाद वो क्या होगा? निक्षेपित होता है। और हिमानी जलोढ़ निक्षेपित हिमानी में धातु आउटवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमानी धोत कहलाता है। अब हिमानी जो बह रही है, जो नदी निकल रही है हिमानीकृत। अब देखिए हिमनद, हिमनद का मतलब बर्फ का पहाड़, हिमानी मतलब, हिमानी मतलब क्या हो गया? जमे हुए पहाड़ से निकलने वाला जो आपकी नदी सरिता है उसको कहते हैं हिमानी। क्लियर है? और हिमानी निक्षोपण विपरीत हिमानी धौत के स्तरीकृत वर्गीकृत होते हैं। कैसे होते हैं? इसके विपरीत होते हैं। जैसे हिमनद अपेक्षा में चट्टाने टुकड़े गोल किनारे वाले होते हैं। कैसे होते हैं? जो हिमानी अक्षय होता है, जो किनारे होते हैं वो गोल होते हैं। चित्र 7.13 में हिमनद के क्षेत्र को मुख्य निक्षेपित आकृति के रूप में दिखाया गया है। तो चैप्टर 3.17 सॉरी। ठीक, हिमनद को आप देख सकते हैं, ये हिमनद धोत है। ये देख रहे हो, गोल गोल से दिखा रहे हैं ये टुकड़े, ये इस इनकी बात कर रहा है। क्लियर है? कुछ ऐसे भी आपको मिल सकता है। क्लियर है? अभी पढ़ेंगे, समझते चलेंगे। अब इसको सोच के देखिए, ऐसा हिमनद है। अब आप इसको महसूस करिए, कोई पहाड़ कोई जगह एक स्थान से कटा पूरा, तो क्या कहलाया? सर्क, चोटी बन गई। ठीक, और उसके बाद जगह काटा अरीत, बड़ा इस तरीके यूं काट के ऐसे निकल गई, तल को गहरा किया तो क्या बनी? यू आकार की घाटी। अब नदी बह रही है, कहीं आपका जमेगा। क्लियर है? अब कुछ तो है उसमें जो आपका डिपोजिशन होगा। ठीक है, और जो आपका जमेगा उसी को हम जमे हुए क्षेत्र को आपका देखेंगे कि निक्षेपित स्थलाकृति क्या है, कैसी गोलाकार खंड के रूप में बहती हैं और जमती हैं, ये हमको दिखाई देगा। चलिए आगे देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। हिमन जलोढ़, टिटाइल। टिटाइल मतलब जानते हो?
हिमानी के अवशेष कुछ बच जाते हैं, क्लियर है, वो जम जाते हैं, उनको कहते हैं टिटाई। हिमानी जलोढ़, हिमनद टिटाइल यानी कि गोल आपका मृत्तिका, यानी कि गोल जो आपके मिट्टी होती है उसको जमी एक लंबी कटके हैं, कैसे होते हैं, हिम टिटाइल। तो हिम नदी या गोलासा में मृत्तिका की जमाव कटके हैं, और अंत है हिम जलोढ़, हिमनद के अंतिम भाग के मलबे पर निक्षेपित से बनी लंबी कटके हैं, और पार्श्विक हिमनद या हिमनद घाटी की दीवारें समानांतर निर्मित होती हैं। पार्श्विक हिमनोड अंत हिमनोड से मिलकर घोड़े की नाल के आकार या अर्धबाप के चंद्राकार कटक या घोड़े की नाल के निर्माण करते हैं। हिमनद घाटी के दोनों अत्यधिक मात्राओं में पार्श्विक हिमनद पाए जाते हैं, और हिम जलोढ़ में पूर्णतः या आंशिक रूप से हिमनद जल द्वारा होते हैं। इस जलोढ़ का हिमनद के किनारे पर धकेल देते हैं। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलती हैं, और घाटियां हिमनद बाप के टिटाइल में एक परत के रूप में, कैसे हैं, एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देती। ऐसी अव्यवस्थिति, विभिन्न मोटाई, निक्षेपित तलीय, स्थलीय को हिम जलोढ़ कहते हैं। कैसे कहते हैं हम इन सबको, हिम जलोढ़, ठीक। और नदी के मध्य में पार्श्विक हिम जलोढ़ के साथ साथ जलोढ़ मिलते हैं और मध्यक हिम जलोढ़ कहलाते हैं। पार्श्विक हिम जलोढ़ अपेक्षाकृत कम स्पष्ट होते हैं, और कभी कभी मध्य हिम जलोढ़ तल के अंतर में पहचान करना कठिन होता है। कैसे होता है, उनको पहचान करना आपका कठिन होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कैसे स्थिति बनती है। हिम जलोढ़ को आपने देखा कि हिमानीकृत जो है आपका दिखाई देगा, जो आपका टिल है वो मृत्तिका यानी कि मिट्टी के जमाव में लंबे कटक है, उनको हम देखेंगे। इमेज से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है थोड़ा सा। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे इस लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।